फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ और इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स भी आप इसको बोल सकते हैं और कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग आज की क्लास में क्लियर करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो बचपन से आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन कभी आपने इसको इस तरीके से सोचा नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। डे 1 जब मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखा था तो ये आपने अपनी कॉपी में नोट कर रखा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, उससे अर्लियर क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है ये बचपन से आप जानते हैं, मतलब जब से आप बायो पढ़ रहे हैं तब से आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है, इसके अंदर एक क्वेश्चन हिडन है जिसको आपने ऐसे सोचा नहीं होगा कभी। एक बार और मैंने आपको ये बात बताई थी कि हर किसी को पता है कि हमें मतलब किससे है, इस ऑक्सीजन से है, ठीक है। हालांकि ग्लूकोज जो ये फॉर्म कर रहा है, प्लांट जो ग्लूकोज फॉर्म करते हैं उसका भी हम ही यूज करते हैं। वो तो खैर खुद को सरवाइव कराने के लिए कर ही रहे हैं, ऑटोट्रोफिक है तो, बट इसका भी यूज ह्यूमंस करते हैं, अदर एनिमल्स करते हैं, वो बात की बात है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा जरूरी कौन है, मतलब इंस्टेंटली अगर किसी की डेथ होनी है तो ऑक्सीजन ना मिलने से होगा या फिर खाना ना मिलने से होगा, तो आपको ऑब्वियस पता है कि क्या चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पे कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ रिलीज हो रहा है, जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन का ये जो पार्ट है ये कहाँ से लेके आ रहा है। ऑक्सीजन इस कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी है और ऑक्सीजन इस वाटर के पास भी है। तो शुरुआती टाइम से लेके अभी तक पढ़ाई तो आपने करी है, लेकिन ऐसे आपने इसको कभी सोचा नहीं है कि ये जो हमें रिएक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है इसमें एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो सवाल वही उठ रहा है यहाँ पे कि ऑक्सीजन का आखिर यहाँ पे डोनर है कौन। और अगर हम हाइड्रोजन वाले भी पार्ट की बात करें तो ये भी अपने आप में क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि 22 चैप्टर्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रीजन ये है, क्यों मैं बड़ी बात बोल रही हूँ, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, और जिसमें एक थोरोली रिवीजन की जरूरत है जो बोर्ड मेंबर्स इसको बनाते हैं। हर किसी को पता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो 11th का बैच जो है वो स्टार्ट होता है। लॉकडाउन के पहले से भी बात करें अगर हम, तो जून में, मई जून में रिजल्ट आता है, जुलाई अगस्त होते होते सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन भी अगर आप पकड़ लेते हैं तो 7 मंथ्स में डेली क्लास करके भी कोई टीचर ये 22 चैप्टर्स कंप्लीट नहीं करा सकते। कराते कैसे होता है, कंप्लीट होता है। अब आप सोचेंगे मैं ऐसे नेगेटिव क्यों बोल रही हूँ, कराते हैं लेकिन स्टूडेंट्स को जितने आराम से कराना चाहिए और जैसे वो 10th तक पढ़ते आए हैं वैसे नहीं होता। हमें बहुत ज्यादा स्पीड के साथ चलना पड़ता है तब जाके होता है। आपको भी इतनी समझ है, एक बार थोरोली बुक टर्न करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। इसलिए आपको बार बार बोल देती हूँ कि थोड़ा सा शुरुआती चैप्टर बेस देने के बाद स्पीड अप में करती हूँ बाद में, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा आपको अभी से तैयार होना पड़ेगा, वो भी बात है, ठीक है। चलिए, तो इसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत सारे रिसर्चर्स के नेम सुने थे आपने, नेम की आपने पढ़ाई करी थी, आपने प्रिस्टले का नेम सुना, बहुत सारे नेम जो है वो आपने इंपॉर्टेंट वहां पे सुन रखे थे। यहाँ पे एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट का नेम आ रहा है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलने का मतलब हो गया कि इनको माइक्रोब्स को छोड़ के पूरी दुनिया में और किसी चीज से कोई मतलब नहीं होगा। रिसर्चर बोलने का मतलब ये है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जब हम बोल रहे हैं तो ये माइक्रोबायोलॉजी की ही पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेम आ रहा है कॉर्नेलियस वॉन नील का, ठीक है। लाइफ स्पैन है इनका 1897 टू 1985, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि अगर माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोला जा रहा है तो यहाँ पे साफ सीधी सी बात ये है कि ये माइक्रोब्स के ऊपर ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी स्टडी का बेस क्या था यहाँ पे, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। तो आप सोचेंगे पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया बोलने का क्या मतलब है। आप जब इमेजेस सर्च करना स्टार्ट करेंगे और इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स को देखेंगे बैक्टीरिया के, तो स्टेन करने के बाद बहुत सारे कलर में ये बैक्टीरिया जो है आपको नजर आएगा, ठीक है। जिसकी वजह से ऐसा लिखा जा रहा है यहाँ पे
demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent reaction. ये सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस अगर आपको कराना है, अच्छा ये कहाँ प्रूफ हुआ था? ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है जिसको हमने कहाँ क्लियर किया था पिछली क्लास में। ये एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था, इसको देखिए, ये रहा दिस वन, ये एक्सपेरिमेंट है। अब इस हाइड्रिला को यानी एक्वाटिक प्लांट को, किसी भी एक्वाटिक प्लांट, हाइड्रिला कॉपीराइटेड नहीं है, कि हाइड्रिला को ही आप लेके जाएंगे, आपकी मर्जी वेलिस्नेरिया लेके चले जाइए। मतलब कैसा होना चाहिए? एक्वाटिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको एयर बबल्स ऑब्जर्व करना है। एयर बबल्स कहाँ ऑब्जर्व कीजिएगा? तो वाटर में सबसे अच्छा होता है, तो इसलिए हम उसको लेके जाते हैं, ठीक है। मतलब एक्वाटिक प्लांट जो है उसको हमने वाटर में, जो सबमर्ज प्लांट्स होते हैं, ये नहीं कि मैं इकोर्निया की बात कर रही हूँ, इकोर्निया आप समझते हैं, ठीक है। तो इकोर्निया की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। लोटस है जैसे, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं कि उसको आप ऐसे वाटर में, वो क्या है, वाटर सरफेस के ऊपर पाए जाने वाले प्लांट्स हैं। दोनों में फर्क है। हम यहाँ पे सबमर्ज्ड प्लांट्स की बात कर रहे हैं जो पानी में डूबे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप सनलाइट में रखते हैं तो यहाँ पे जो बबल्स है वो आपको बहुत सारे दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इसी को उठा के जब आप कहाँ रख देंगे, सनलाइट इसको प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तो सनलाइट के प्रोवाइड नहीं करने पे क्या होगा, ये बबल्स आपको नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो साधारण से इतनी सी बात तो हर बच्चे को समझ आ ही सकती है, इतना देखने के बाद और इतना ऑब्जर्व करने के बाद कि अच्छा ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये क्या है, यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। In which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrates, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे क्या है। मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि टेक्निकली इट्स केमिस्ट्री, ठीक है। आपको भी इतनी बात समझ आ सकती है। अभी क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है। कैसे, क्या बोलने का मतलब है यहाँ पे, सो देखिए। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, तो आपको केमिस्ट्री में इतनी केमिस्ट्री आती है कि हाइड्रोजन जो है, आप अगर किसी चीज के साथ ऐड कर देते हैं, तो हाइड्रोजन को अगर आप किसी चीज के साथ ऐड कीजिएगा तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा? रिडक्शन। ठीक है, पता ही आपको। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब एक और कॉमन सेंस लगाएंगे, इसको बहुत ध्यान से, मतलब कंप्लीट आपको इस रिएक्शन का पोस्टमार्टम कर लेना है जैसे आप कीजिए। अब ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, आप इधर वाले पार्ट में अगर देखते हैं तो आपके पास जो इंपीरिकल फॉर्मूला आपने लिखा था वही जनरल फॉर्मूला यहाँ पे CH2O, ऐसा नहीं गलत लिखा हुआ है, वही और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे देखते हैं CH2O, तो क्या बोलने का मतलब है, अगर आप यहाँ पे 6 को फिक्स कीजिएगा तो C6H12O6, ठीक है, यहाँ तक भी सही है। तो ये कार्बन ऑक्सीजन के पास तो नहीं गया ना, ऑक्सीजन वाले की बात तो हम कर ही नहीं रहे यहाँ पे, ऑक्सीजन वाले के पार्ट वाले के पास तो ये गया नहीं। तो यहाँ पे आपको कौन सी बात बताई जा रही है कि जब आप इसको लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन तो इसी के साथ ऐड हो रहा है ना आके, तो ऑब्वियस है कि रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। आप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप कार्बन के साथ हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। इतनी बात पहले आई समझ में? यस यस मैम। पहले इतनी बात समझ आई? बिल्कुल जीरो लेवल पे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैं वैसे ही बोल रही हूँ क्योंकि जब आगे जाके स्पीड अप करूँ तो आपको दिक्कत नहीं आए, आपको ऐसा फील नहीं हो कि ये हमारे सर से ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल सी बात समझाई है कि कार्बन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे लाके जोड़ रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन को, तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि हमने इसको क्या किया है, रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। वाई कार्बोहाइड्रेट्स? क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है बायोमोलिक्यूल्स में बार बार आपने जनरल करके, हाँ, कि बायोमोलिक्यूल्स को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो हमारे नेचर में जो इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं, तो उन इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स में जिक्र आता है जब आप देखना स्टार्ट करते हैं। एक आपने पढ़ा पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स बोलने का क्या मतलब, आपने कार्बोहाइड्रेट्स की पढ़ाई करी, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब कुछ मैंने आपको उसमें पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब आगे बढ़ रही हूँ मैं, इस पेज में कोई दिक्कत नहीं किसी को?
No, ma'am. सर चलिए, मैम आगे वो बढ़ते हैं। ए क्या है? यहाँ मतलब पे वो ए जो है ना, ए जैसे कैसे मैथ्स में आप एक्स लेते हैं, है ना, मैथ्स में आप क्या ये करते हैं, किसी चीज को एक्स लेते हैं, तो हम यहाँ पे फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर और इस कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, ठीक है। तो दूसरा वाला जो पार्ट है हमने उसको क्या किया, यहाँ पे ए लिख के, और ए क्यों लिखा है ये अभी तुरंत आपको आगे समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको बस इतनी सी बात समझनी है कि हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके इसको कार्बोहाइड्रेट में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जब यहाँ पे बात आती है, एक और इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूला जो कि बेसिक आप सीखते आए हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अभी जब हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, ये जो रिएक्शन है आपके पास, जो आप डे 1 से लिखते आ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, एक की एनालिसिस अभी हमने करी है, दूसरे की एनालिसिस हम करने जा रहे हैं, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। कंप्लीट बैलेंसिंग के बाद ये आपका फोटोसिंथेसिस का क्या है, रिएक्शन है। ये है, दिख ही रहा है सबको, इसमें क्या मुझे बताना है वो मैं लिखूंगी आगे, बट इतना अभी रहने दीजिए। हाँ ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, तो वही क्वेश्चन तो वही है, वही के वही है कि ग्रीन प्लांट्स में जब हम देख रहे हैं तो क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है, जिससे हमें मतलब है, और ऑक्सीजन है तो इसका बाय प्रोडक्ट, लेकिन हमारे काम की चीज भी है, दोनों बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे काम की चीज है। तो ग्रीन प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो H2O के बारे में बोला जाता है कि H2O इज द हाइड्रोजन डोनर, और हाइड्रोजन डोनर है। अच्छा, CO2 हो सकता है क्या, ये ऐसा सोचिए, इसका उल्टा करके भी सोचिए। कई बार बच्चों को होता है मैम क्या हमें ये रटना पड़ेगा, तो कैसे रटना पड़ेगा, हाउ इज इट पॉसिबल, क्या कार्बन डाइऑक्साइड के पास हाइड्रोजन है क्या, No, ma'am. यही तो नहीं। नहीं है, ठीक है। तो ये ऑब्वियस है कि नेक्स्ट पार्ट के लिए अगर हम हाइड्रोजन डोनर के सर बारे में मैम बात कर वाटर रहे को हैं, ही तो H2 डिनोट डोनेट करना होगा ना। हाँ तो ऑब्वियस है कि यही करेगा, ठीक है। तो यही सिंपल सी बात है कि H2O इज द हाइड्रोजन डोनर, ये हाइड्रोजन डोनर यहाँ पे है। अब हाइड्रोजन डोनर है तो जब ये हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा तो इसके पास बचेगा क्या, ऑक्सीजन। Yes, ma'am. तो ये जब हाइड्रोजन यस मैम। देगा तो किसी चीज से जब आप हाइड्रोजन को माइनस कीजिएगा तो वो ऑक्सीडाइज्ड भी तो हो जाएगा, यस और नो, है ना। लेकिन यस मैम। आपको याद है जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की आप पढ़ाई कर रहे थे तो मैंने आपको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बताया था, याद है आपको। Yes, ma'am. मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिन बच्चों को नहीं पता, बस मैं इतना बोलना चाहूंगी कि उसमें मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सबसे ज्यादा वर्सटाइल है। मतलब वो की फोटोसिंथेसिस तो है ही है, लेकिन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी वो दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन और परफॉर्म करता है, एक कीमोसिंथेटिक भी है और फोटोसिंथेटिक भी है। तो कीमोसिंथेटिक जो है तो उसको ऑक्सीजन से क्या मतलब है। तो सवाल ये उठता है यहाँ पे कि जब हम इस H2O की जगह पे एक हम ऐसा भी रिएक्शन करेंगे जहां पे हम क्या करेंगे, इस H2O की जगह पे हम H2S लिख देंगे, ये H2O की जगह पे हाइड्रोजन सल्फाइड को हम लेने का, ओरिजिनल में रियल में लेने का काम करेंगे। ऐसा नहीं कि पेपर पे हमने रिएक्शन लिख दिया और हमारा काम पूरा हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वैसी बैक्टीरिया, क्योंकि अच्छा मुझे एक और बात आप बताइए, आप ही से मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आप जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की पढ़ाई कर रहे थे, मैं ये टेबल भी आपको दिखा देती हूँ, हो सकता है, हो सकता नहीं है, सच्चाई है कि बहुत सारे बच्चे न्यू हैं और आपको लग रहा होगा पता नहीं मैम कहाँ से हवा में बोल रही है, तो एटलीस्ट देख के आपको याद आ जाएगा कि आपके बुक में ये कहाँ पे, नया तो नहीं है किसी बच्चे के लिए। देखिए मैं आपको शो करती हूँ, इसकी बात मैं करती हूँ ताकि आपको ये भी समझ आए कि यहाँ पे बार बार बैक्टीरिया 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 इसी का जिक्र क्यों किया जा रहा है, कुछ और भी लिखा जा सकता था इसके बदले, तो क्यों किया जा रहा है वो भी मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ।
ब्लर होगा तो कोई बात नहीं, इतना तो याद आ जाएगा ना, हाँ भाई ये हमने पढ़ा है पहले इसके ऊपर। चलिए, तो ये टेबल 2.1 है, ये क्या है, टेबल 2.1 है, याद आया? अब सारे Yes, बच्चों को ma'am. याद आया? यस मैम। ये टेबल हर बच्चा पहचानता है ना, दूसरे चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का। तो मेरा यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन है जो मैं अभी तक पूछ रही थी, मैं यही पूछ रही हूँ कि इस मोनेरा को बाहर करके आपके पास जो रिमेनिंग किंगडम्स बच गए 4, क्या उसमें किसी में भी आपने लिखा कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? No, ma'am. नहीं, ठीक है। और बैक्टीरिया किसको बिलोंग करते हैं? अगर बैक्टीरिया को आपको प्लेस करना है तो कहाँ प्लेस करेंगे पांचों किंगडम में से? मोनेरा में। Monera. मोनेरा में, ठीक है, मोनेरा में। तो तभी जब कभी भी फोटोसिंथेसिस के कुछ फैक्ट्स को हमें चेक करना होता है, तो हमें अगर हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोवाइड करना है और देखना है कि ये कैसे काम करता है, अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोवाइड कर दें तो वो बैक्टीरिया का क्या काम है, वो क्या रिलीज करेगा, तो इसको जब हम देखना स्टार्ट करते हैं तो हमें हमेशा किसका सब्स्टिट्यूट, देखिए यहाँ पे क्या है, कीमोसिंथेटिक। हम हमेशा उस केस में बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, और किसका? ना तो प्रोटिस्टा में मैंने आपको पढ़ाया, ना फंजाई में, ना प्लांटी में, ना एनिमेलिया में, किसी और में मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं। इसकी पढ़ाई आपने जब भी करी है तो मोनेरा में करी है। तो यही रीजन है कि बार बार जब कभी भी आपने देखा है इस रिगार्डिंग तो हमेशा आपको किसका नाम सुनने को मिला है? बैक्टीरिया का। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये H2O जो है, H2O इज व्हाट, तो इस H2O की जगह पे हम क्या करेंगे, H2S सर्वाइव करेंगे, मतलब देंगे, इसको प्रोवाइड करेंगे। तो H2S जब देंगे तो इसमें सर्वाइव कौन कर सकता है, किसको पावर दिया गया है H2S में सर्वाइव करने का? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का। ठीक है, अब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को जब हम वहां पे रखेंगे तो इसका काम क्या है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का, कि ये H2S जब आप इसको दीजिएगा तो ऑक्सीजन की बजाय वहां पे क्या लिबरेट होगा, सल्फर रिलीज होगा। क्या होगा? सल्फर रिलीज होगा। तो सल्फर जब रिलीज होगा तो आप मुझे एक बात बताइए, इससे क्या प्रूफ हुआ? अगर इसमें से O2 की जगह पे सल्फर रिलीज होगा तो क्या प्रूफ होगा इससे? Ma'am, sulfur is the byproduct. हाँ, वो तो ठीक है, वो चलिए सही बोला आपने। एक और चीज, इनडायरेक्ट स्टोरी एक और छिपी हुई पीछे इससे। मैम वाटर से रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन, यही प्रूफ है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो दूसरी बात यहाँ पे ये है कि कितने मजे की बात है, सोचिए, दो चीजें आपने क्लियर करी। पहला पॉइंट तो बहुत अच्छा बोला आपने, दूसरा पॉइंट जो है इसका ये बोलने का मतलब हुआ कि अच्छा, बचपन से जो हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, दैट comes from H2O and not from CO2। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या क्या बोला मैंने? मैं लिख दे रही हूँ उसको शॉर्ट में, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम लोग कट टू कट चलेंगे। मैंने क्या बोला आपको समझ आया? मैंने आपको बोला यस मैम। कि ये जो, क्योंकि अगर एक कॉमन सेंस लगाइए अपना, ये H2O है तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, अगर मैं H2S यूज करूँ, ठीक है, H2S अगर यूज करूँ, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ही रिलीज होता तो क्या प्रूफ होता? अच्छा, H2S देने से कोई फर्क नहीं पड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, बट ऐसा नहीं है। हमने जब यहाँ पे H2S उसको प्रोवाइड किया तो H2S के प्रोवाइड करने के बाद यहाँ से सल्फर रिलीज होने लगा। सल्फर रिलीज सल्फर होते हैं। रिलीज, हाँ, तो इसका साफ सीधा सा ये मतलब है कि जो ऑक्सीजन है दैट कम्स फ्रॉम H2O, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इतनी सी बात है, बस इतना समझ आया सारे बच्चे को? यस मैम। बस ये एक छोटा सा पोर्शन सीख लीजिए, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ऐसा ये क्या बोरिंग पार्ट चल रहा है, बट कोई बात नहीं। अभी तुरंत इसके बाद हम लोग मूव करेंगे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में, तो फिर बहुत आसान भी है और इंटरेस्ट भी आएगा आपको। थोड़ा सा सिंपल सी स्टोरी थी बट ये जरूरी था सीखना, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आप अगर अच्छे अच्छे लोगों से पूछिए कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, रिलीज हो रहा है, एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, वो कहाँ से आता है, वो एक बार को सोचने को जरूर मजबूर हो जाएगा। भाई फोटोसिंथेसिस तो बचपन से पढ़ रहे हैं लेकिन इतने ध्यान से हमने कभी पढ़ा नहीं आज तक, है ना। तो यहाँ पे इसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो आपने लिखा है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, पहले हम उसके बारे में यहाँ पे लिख लेते हैं कि जब आप
ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स हो, एल्गी हो, किसी के बारे में भी बात करते हैं, तब की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। इन ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी H2O इज द, ऑब्वियस है, कोई नई बात है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। आपने खुद ही आंसर दिया है, इसलिए मैं कोशिश नहीं करूंगी कि आपको कुछ रटना पड़े। हाइड्रोजन डोनर, और हो भी नहीं सकता, ये एक तरीके से मजाकी है, कॉमेडी है ये। हम लिख रहे हैं भाई H2O यही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी देगा हाइड्रोजन, यही देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये क्या है, हाइड्रोजन डोनर है। एंड आफ्टर फोटोसिंथेसिस, आफ्टर photosynthesis after photosynthesis is oxidized to oxygen, okay? ये ऑक्सीजन में क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ये सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नया नहीं, सब कुछ आप जानते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेंगे। क्यों बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कीमोसिंथेटिक यही है। बैक्टीरिया किसको बिलोंग करता है, मोनेरा को बिलोंग करता है, सब कुछ आप जानते हैं। अभी आपने टेबल 2.1 देखा तो आपको बहुत सारी बातें याद भी आ गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि अगर इफ H2S, फॉरवर्ड लिखिए, इफ H2S, आप 2 नीचे लिखिएगा, इसमें तो मैं ऐसे रनिंग में लिख रही हूँ। इफ H2S is used instead of H2O, then sulfur is released instead of, मतलब ऑक्सीजन के बदले क्या रिलीज हो गया, सल्फर रिलीज हो गया, इंस्टीड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके बाद सीधा, मैंने बोला तो शॉर्टकट में करूंगी, ज्यादा नहीं आपको डिटेल कराऊंगी इसको, ठीक है। हो गया, बस इतनी सी बात है। इसका क्या मतलब हो गया, Oxygen comes out from water only. हाँ, hence proved that oxygen comes from H2O and not from CO2. हाँ, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया, ये सिंपल सी बात है, समझ आया आपको। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम बेसिक सीख रहे हैं। और अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पे, पता है क्यों चलेंगे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पे, सारे फसाद की जड़ तो वही है भाई। होगा कहाँ, आपको एक ग्रीन प्लांट दिखता है, सो है, ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात सोचिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ग्रीन प्लांट नजर आ रहा है, सपोज कीजिए यही प्लांट है, डे 1 हम लोगों ने लिया था, इसी का यूज करते हैं। आपको यहाँ पे सनफ्लावर जैसा ही मुझे तो दिख रहा है, आपको तो वही दिख रहा होगा। ये प्लांट है, ठीक है। तो ये प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो ये क्वेश्चन भी तो बच्चे के दिमाग में आएगा ना कि फोटोसिंथेसिस आखिर होगा तो होगा कहाँ, और हमें इसको कराना कहाँ है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे करना क्या पड़ता है, आपको क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की पढ़ाई करनी पड़ती है। क्लोरोप्लास्ट ऑब्वियस है कि आपको कहाँ मिलेगा, लीफ में मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको, लीफ में मिलेगा, ठीक है। अब लीफ के साथ साथ एक और बात यहाँ पे है, भाई लीफ में तो बहुत सारी चीजें होती है, लीफ में कहाँ मिलेगा, तो लीफ में आपको मेसोफिल सेल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको, मेसोफिल सेल में मिलेगा। अब जैसी मेसोफिल सेल की बारी आएगी, क्योंकि इसके पहले आपने
बेसिक चैप्टर्स नहीं पढ़ रखे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा आपको व्हाट आर मेसोफिल सेल्स। देखिए, मेसोफिल सेल्स का मतलब है, अगर आप किसी पत्ते को देखते हैं, लीफ को देखते हैं, पहले तो एक बेसिक लीफ को आप देख लीजिए। ये रहा, सपोज कीजिए कि आपके पास एक लीफ है, यही लीफ है, सपोज क्या करना है, ये लीफ है ना, ये लीफ है। तो आपको अगर ये लीफ दिख रहा है तो इसमें है कहाँ, कहाँ हम समझे, किधर समझे, कहाँ समझे कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए अगर आप लीफ के अपर सरफेस को देखते हैं और लोअर सरफेस को देखते हैं, तो दोनों के बीच में जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसका देखा जाता है ना, लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन, नॉट लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। बार बार मैं क्या कर रही हूँ, ट्रांसवर्स मतलब लीफ को आप बीचों बीच से काट देंगे, ठीक है। तब आपको क्या होगा, यहाँ पे क्या नजर आएगा, ट्रांसफर सेक्शन करने के बाद, एक तो एनसीईआरटी का भी डायग्राम है, बट ये भी अच्छा ही है, तो इससे भी समझने से मतलब है, आपको समझ आना चाहिए। चलिए, तो आज के बाद से अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेसोफिल सेल्स, तो आपको एक सिंपल सी बात बोलनी है। क्या आपको जो बात बतानी है वो ये है, द मास ऑफ सेल्स, द मास ऑफ सेल्स which are situated between the upper epidermis and lower epidermis। क्या बोला मैंने, हिंदी में बोल दूं, सेल का वैसा मास जो कि लीफ के अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होता है। क्या मतलब हुआ बोलने का, बोलने का ये मतलब हुआ कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो लेयर है ये अपर एपिडर्मिस है, बहुत क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। एपिडर्मिस, एपी मतलब ऊपर, बाहर, ऐसे लिटरल मीनिंग अगर आप निकालिएगा तो एपी मतलब ऊपर होता है, ठीक है। और डर्मा मतलब स्किन होता है, इसके पास स्किन तो है नहीं, तो कवरिंग के सेंस में हम यहाँ पे ले रहे हैं। आपके भी स्किन के बाहर का जो सरफेस है उसको भी एपिडर्मिस ही बोलते हैं। प्लांट में, पूरे प्लांट पार्ट में लीफ की पढ़ाई कीजिए, स्टेम की कीजिए, रूट की कीजिए, जहाँ भी अपर पार्ट आएगा उसको एपिडर्मिस ही बोलेंगे। रिकॉल कर लीजिए एक बार, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये लोअर एपिडर्मिस है, ये भी आपको दिख रहा है, ये भी लोअर एपिडर्मिस है, ये भी नजर आ रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पे बीच में क्या है, स्टोमेटा या स्टोमा है, पोर है, ठीक है। अब इसके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी सेल भरे हुए हैं सबको मेसोफिल सेल हम बोलेंगे। अब आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी कि यहाँ पे एक ऐसे ऐसे रॉड जैसा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे लंबे लंबे, उसको हम लोग पैलिसेड पैरेन्काइमा बोलते हैं। यहाँ पे थोड़े एयर स्पेसेस के साथ जो दिखता है उसको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। आपको इतना दिमाग नहीं खपाना है यहाँ पे, सिंपल सी, मैंने आपको बोला तो सिंपलेस्ट तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। द मास ऑफ सेल्स which are present between upper epidermis and lower epidermis of leaf are known as mesophyll cells। समझ आया सबको, ठीक है। तो ये मैम जो एक बार और मेसोफिल, बोलिए। मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ये जो है इसमें मैं लिख ही देती हूँ, मेसोफिल सेल पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, है ना, पूछा जाएगा, तो मैं नहीं चाहती कि आप गलती करें, तो लिख ही लीजिए इसको। चलिए मैं एक लाइन लिख देती हूँ, मेसोफिल सेल, मेसोफिल cells, the mass of cells, the mass of cells, टिश्यूज भी लिख सकते हैं इसके बदले मास लिखने की बजाय, the mass of cells, बट ये ज्यादा अच्छा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग तरह के यहाँ पे आपको टिश्यूज देखने को मिल रहा है। the mass of cells which are present between, which are present between upper epidermis and lower epidermis, lower epidermis of leaves, ठीक है। क्यों बताया मैंने आपको ये मेसोफिल सेल, क्योंकि जब मैं क्लोरोप्लास्ट की पोजीशनिंग लिखूंगी वहां पे ये आएगा। अब ठीक है ना, ये क्या है उसके बीच में प्रेजेंट है, तो हम लोगों को लिखना क्या था वैसे, पोजीशनिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब एक चीज देखिए, ये तो आपको दिख रहा है,
मेसोफिल सेल को आप समझ गए जो दिख रहा था। इसी मेसोफिल सेल में आप देखिए यहाँ पे जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है उसके बीच में देखिए यहाँ पे डॉटेड 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 फॉर्म में आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है। दिख रहा है ना? दिख Yes, रहा है ना? बस बहुत बड़ी बात है। आपको समझ आया? अब ऐसा ना हो कभी समझ लीजिए क्लोरोप्लास्ट जो है वो रूट के अंदर हुआ। तो बहुत महान बच्चे भी होते हैं जो नीट के एग्जाम देने बैठते हैं, जाके पूछा जाएगा भाई इसकी पोजीशनिंग कहाँ है, तो कुछ बच्चे तो रूट में टिक मार के आ जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्मार्ट बच्चे ही बैठते हैं एग्जाम में। चलिए, तो यहाँ पे ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, उसी के बारे में मैं आपको डिटेलिंग बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो सवाल ये उठता है, तो इसके लिए टॉपिक क्या आता है, ये एक नोट पॉइंट था आपके लिए, क्योंकि हमें एक्चुअली में जो टॉपिक करना है दैट इज, हाँ ये डायग्राम के साथ है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत बढ़िया डायग्राम है, इसको जब फुर्सत मिले कॉपी में बना लीजिएगा। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए, मैंने कुछ भी नया नहीं बताया है। एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स आपके बुक का चैप्टर है, उसमें इसका डायग्राम बना हुआ भी है, इसके बारे में लिखना भी है आपको। ठीक है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। जब आपको टाइम लगे, आपको एनसीईआरटी बुक वाला अच्छा लगता है वही बनाइए, ये अच्छा लग रहा है यही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेवल सही होना चाहिए। ठीक है, हाँ तो हमारा टॉपिक क्या है एक्चुअली, जिसकी वजह से मैं इतना लेक्चर दे रही हूँ तब से आपको, सवाल ये उठता है और क्वेश्चन ये राइज होता है, जो एक पैरा आपकी एनसीईआरटी में आपसे बोला भी जा रहा है, बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है, जो समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है, वेयर डज, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, क्वेश्चन तो अच्छा है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके लिए मुझे आपको सिखाना था, जो मैं मेसोफिल सेल आपको सिखाने लगी। बोलते बोलते मुझे याद आया अचानक से कि बेसिक चैप्टर शुरुआती वाले आपने नहीं करे हैं, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ मेसोफिल सेल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आंसर में आपको लिखना है, अगर आपसे कोई पूछता है कल को जाके कि ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ठीक है, तब जाके आंसर आएगा इन द ग्रीन लीफ, इन द ग्रीन लीफ और इन द क्लोरोप्लास्ट। अब समझ आया, क्लोरोप्लास्ट की पोजीशनिंग भी हमें लिखनी पड़ेगी, है ना, इन द ग्रीन लीफ और इन द क्लोरोप्लास्ट। अब इसके बाद मैं क्या कर दूं, पोजीशनिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है ना, क्लोरोप्लास्ट इसमें लिख लीजिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कहाँ अवेलेबल होगा, तब इसके बारे में आपको लिखना है, हाँ, मेसोफिल सेल इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ। अब ठीक है, कनेक्ट हो गया एक दूसरे के साथ। yes ma'am. ये लीफ के मेसोफिल सेल में आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब इसके बाद क्या है, और आपके एनसीईआरटी के डायग्राम के बारे में अगर मैं बात करूँ, एक तो आपने देख ही लिया, ये रहा, ये है आपके एनसीईआरटी। और इसके बाद इतना समझने के बाद ना आपको क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, एनाटॉमी वाला चैप्टर देखेंगे, ये मिल जाएगा, कुछ नया नहीं है इसमें। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पे चले हम लोग। Yes ma'am. स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ ये था, उसके इसके साथ ही कनेक्टेड है, इस नोट के पॉइंट में आ जाएगा। अब हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। पहले मैं समझा देती हूँ आपसे, उसके बाद मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि क्या मुझे 1 बाय 1 हर एक टर्म को लिखने की जरूरत है, या फिर आपको समझ आया तो काम चल जाएगा, वो तो फिर आप बताएंगे, पहले आप समझ लीजिए उसको। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, सो मैंने आपको सिखा दिया। अब इसके लिए देखिए, प्रीवियस क्लास में भी बताते बताते हमेशा इस पूरे चैप्टर में ऐसा हो ही नहीं सकता
इस क्लोरोप्लास्ट का जिक्र नहीं आया भाई। जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो ऑब्वियस है, वो इम्पोर्टेंट तो है ही है ना, तो हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे बढ़िया जिसको आप एग्जाम में बना सकते हैं, डायग्राम्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं सेल चैप्टर के डायग्राम से भी अच्छा ये डायग्राम है जो फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आपको दिया गया है। थोड़ा ब्लर है, अगर मिल जाए साफ तो अच्छी बात नहीं, तो कोई बात नहीं। ये डायग्राम अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप यही बनाएंगे। और एक और है 3D में कट करके जो सेल चैप्टर में आपके दिखाया है, उतना बढ़िया नहीं है। उसको बनाने में मैंने देखा है कई बार बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। मैं इस डायग्राम की बात कर रही हूँ, ये वाला मैं बता भी देती हूँ। ये सेल चैप्टर का, ये देखिए दोनों है, दोनों एक बार टर्न करके देख लीजिए। ये है फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर का ये, और ये देखिए ये है सेल चैप्टर में, याद आया? यस मैम। एक ये जो है जिसपे अभी मैंने ये कर्सर कर रखा है, तो ये है सेल चैप्टर का, बट इसको ना बहुत क्लियर नहीं है, मतलब दिख तो रहा है, इसने समझाने की तो बहुत अच्छी कोशिश करी है, बट बच्चों को ना ये बनाने में कुछ मिस्टेक आता है, या पता नहीं क्या बना जाते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता देखते शीट उनकी। तो आपके लिए 2D पेपर पे बनाने के लिए सबसे अच्छा ये है, सही में सबसे अच्छा ये है, इससे आसान कुछ हो भी नहीं सकता है कि नहीं। बिल्कुल बच्चों वाला डायग्राम है, इसको कोई भी बना सकता है। चलिए, तो अब इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। आप लेवल बिल्कुल कर सकते हैं समझने के बाद, आपको यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ओवल शेप बना लीजिए, उसके साथ साथ एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। क्या बोलने का मतलब है, क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। एक बाहर वाले को आप आउटर मेम्ब्रेन लिखेंगे और अंदर वाले को इनर मेम्ब्रेन लिखेंगे। समझ आया आपको? बाहर वाले को क्या लिखेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाले को क्या लिखेंगे, इनर मेम्ब्रेन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था कि होता ये है, हाँ एक मैं बहुत अच्छी चीज आपको बताऊंगी। एक जो यूनिट है ना, ऐसे ये सिक्के की तरह अरेंज करके रखा हुआ है। तो एक देखिए, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम देखेंगे तो आपको एक डायग्राम नजर आएगा। मैं किसकी बात कर रही हूँ वो मैं बता देती हूँ। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, वो आपको इससे समझ आ जाएगा। देखिए, आपको पता है ये क्या है, ये गोल जैसा आपको जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है पता है आपको? सोच के देखिए क्या होगा ये, कुछ भी गेस करके आंसर कीजिए। ये गोले सा जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या होगा? व्हाट इज दिस? थैलाकॉइड। थैलाकॉइड। और आपको इतने छोटे से डायग्राम से इस बात की भी क्लैरिटी हो रही होगी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस यूनिट स्ट्रक्चर। मतलब ये जो वन थैलाकॉइड है, आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्या बोलने का मतलब हो गया? बोलने का ये मतलब हो गया कि यहाँ जो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, जो ये एक है यूनिट वाइज एक थैलाकॉइड को जब आप देखते हैं तो इतने मार्वेलस यहाँ पे रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। हम लोग PS1 भी पढ़ेंगे, PS2 भी पढ़ेंगे, कैसे यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन होता है, और इसकी वजह से ही एटीपी सिंथेज को एक्टिवेट किया जाएगा, और ये फिर एटीपी से इतनी बात समझ आती है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थैलाकॉइड्स। तो यहाँ पे जो ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक ही है, एक कॉइन जैसे सिक्के एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आप अरेंज करके रखते हैं ना, तो तब जाके जब आपने थैलाकॉइड्स को अरेंज करके पूरा एक स्टैक बना के रखा हुआ है, तब हम उसको ग्रैना कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब एक को ग्रैनम कहेंगे, और ये आपके पास एक ग्रैनम है, नेक्स्ट ग्रैनम है, नेक्स्ट ग्रैनम है, नेक्स्ट ग्रैनम है, तो सबको एक साथ कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? ग्रैनम। ग्रैनम का भी प्लूरल क्या हो जाएगा? ग्रैना हो जाएगा। अब आपको एक और चीज नजर आ रही होगी कि यहाँ पे ना ऐसे लैमेला के फॉर्म में ये चीजें जो है इनको कनेक्ट करने का काम कर रहा है। इसको हम लोग
स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं या स्ट्रोमल लैमेला कहते हैं। इससे एक और चीज क्लियर है, जैसे बार बार मैं हर क्लास में आपको क्या रिपीट करती हूँ कि किसके अंदर कौन सा फ्लूइड फील्ड है, इसको याद रखना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट का 1 ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया हुआ द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज। अब आपको वहां पे ऑप्शन दिया हुआ है क्या क्या, मैट्रिक्स, स्ट्रोमा, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। वही पूछा ना, क्वेश्चन तो बन गया। तो जहाँ कंफ्यूजन होगी वहां पे आपको दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी, नेगेटिव टच करके आप आइएगा। तो अगर ये क्लोरोप्लास्ट का जो इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड है दैट इज स्ट्रोमा, माइटोकॉन्ड्रिया का होगा मैट्रिक्स, सेल का होगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रोमा है, तो स्ट्रोमा के अंदर क्योंकि ये लैमेला फॉर्म हो रखा है तो हम इसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला। क्लियर है सबको, क्या कहते हैं हम लोग इसको, स्ट्रोमा लैमेला। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं। ठीक, एक और चीज है बहुत इंटरेस्टिंग, आपके पूरे लिविंग सिस्टम में अगर आप प्लांट्स में देखना, प्लांट एनिमल वर्ल्ड सबको मिला के, और पता ही है कि एनिमल सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है, ये बच्चे को पता है। तो हमारे पूरे लिविंग सिस्टम में सेल के 2 ही ऐसे ऑर्गेनल है जिनको सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है, पता है आपको। एक है आपके पास ये क्लोरोप्लास्ट और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। आज मेरे पढ़ाने के बाद सेल चैप्टर को थोरोली बहुत ध्यान से देखिएगा, आप क्रिस्टल क्लियर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में एक बात लिखी हुई दिखेगी कि इनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, जैसा जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के पास होता था या होता है। तो लिखा होगा प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो भाई जो जेनेटिक मटेरियल कैरी करेगा डीएनए, तो डीएनए कैरी करेगा तो आरएनए बनेगा, आरएनए बनेगा तो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनाना है तो राइबोसोम चाहिए, राइबोसोम तो लिखिएगा आप यहाँ, आपकी मर्जी, आप क्या कीजिए यहाँ पे ऐसे 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 करके लिख दीजिए जेनेटिक मटेरियल, कोई गलत नहीं है। आपने सीखा ना कि जो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है ये सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, बिल्कुल सही है। आप एक थ्रेड बना दीजिए, उसको लिख दीजिए आरएनए, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, आरएनए भी होगा इसके पास, सब कुछ होगा इसके पास। ठीक है, अब क्या है, ये चीजों को स्टोर करने के लिए ना छोटे छोटे वेसिकल्स बना के रखता है। जैसे यहाँ पे स्टार्च ग्रेन्यूल है इसके पास, कुछ लिपिड ड्रॉपलेट्स है, तो ये सब भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्या है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्राना, तो यूनिट ऑफ ग्राना क्या लिखेंगे मैम स्ट्रोमा लैमेला क्या है, वो देखिए, नहीं समझ में। देखिए स्ट्रोमा लैमेला क्या होता है, एक और डायग्राम में लिखें। मैम उसके बाद थोड़ा सा ग्राना समझा दीजिए। देखिए अभी आप ही आंसर करेंगे, खुद से ही आप आंसर करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए अच्छा, ये एक यूनिट क्या है, एक यूनिट क्या है, ये एक वन ग्रैनम, नहीं, एक एक यूनिट, एक ही वन वन थैलाकॉइड। थाइलाकॉइड। थैलाकॉइड, एक वन यूनिट क्या है, थैलाकॉइड। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? नो नो मैम। मैम। चलिए ठीक है, हमने नीचे से स्टार्ट करते हैं। हमने थैलाकॉइड एक रखा, फिर उसके ऊपर दूसरा रखा, फिर उसके ऊपर तीसरा रखा, फिर उसके एंड सो ऑन। ठीक है, हम रखते हुए रखते हुए रखते हुए हुआ क्या, जैसे दुकान में आपने देखा होगा ना, बोरियों को अरेंज करके रखते हुए, एक बोरी आई, दूसरी रखी, या फैला देते हैं उसको पूरे सरफेस एरिया में, नहीं, एक के ऊपर, दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर, चौथे के ऊपर, वो रखते चले जाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से अरेंज करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टैक बना, ये सब नो यस मैम। यस मैम। बना। ठीक है, तो ये जो मतलब आपने थैलाकॉइड को जोड़ जोड़ के, थैलाकॉइड को अरेंज करके एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्रैनम। अब क्लियर है, यस मैम। समझ आया, ये हो गया ग्रैनम। ठीक है, लेकिन अब ग्रैनम एक ही तो है नहीं इसके पास, जो हमने बोला कि चलो भाई ग्रैनम हो गया, मैम बस उसका बस हो गया। प्लूरल तो ग्रैना होगा ना। हाँ, तब हो जाएगा, मतलब आप इसको इसको
आपको क्या करना है, यहाँ पे ये है, ये है, ये है, सबको एक साथ जोड़ के बोलना है, तब क्या बोलेंगे, ग्राना। ठीक। अब चलिए, अब अगला क्वेश्चन ये है, थोड़ा और ध्यान से देखिए। जितना भी ग्राना है उसको देखिए, बीच में एक एडिशनल स्ट्रक्चर जोड़ने का काम कर रहा है, दिख रहा है सबको? यस मैम। यहाँ भी जोड़ रहा है, ये बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है, एक ये क्लियर है जोड़ने वाला और एक ये क्लियर है। डायग्राम बढ़िया है, नो डाउट, बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, कम से कम इससे आपको बढ़िया तरीके से थैलाकोइड तो दिख रहा है। ठीक है, लेवल्स भी बहुत साफ साफ क्रिस्टल क्लियर से हैं, कुछ चीजें मिसिंग हैं वो आप अपने से भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है समझने के बाद। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन आप जानते हैं, इनर मेम्ब्रेन आप जानते हैं। अच्छा, एक और बात, अब अगर आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन भी है, तो क्या उसके बीच में जगह नहीं होगी? क्या होगी यस ना, मैम। भले यस नैरो मैम। सा हो बट होगा तो। इंटर मतलब होता है बीच में, तो क्या मतलब हुआ, the space between the outer membrane and the inner membrane is known as intermembrane space। कोई दिक्कत? ठीक है, नो मैम। the fluid which is filled inside the chloroplast is stroma and the internal space inside the thylakoid is known as its lumen। उसको ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमेन। बहुत जगह आएगा बायो में, अलग इकलौता नहीं आ रहा है यहाँ पे। मतलब कोई चीज ना खोखला होता है तो उसके अंदर जो जगह होती है उसको ल्यूमेन। अब आपके घरों में जो पर्दे लगे होते हैं, जो पाइप नहीं होता पाइप, तो उसमें आर पार देख सकते हैं ना, तो उसके अंदर जो आपको जगह दिख रही है क्या हो गया, ल्यूमेन हो गया, है ना। तो ल्यूमेन बहुत जगह बायो में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे the structure which is responsible for joining of grana is known as stroma lamella। क्लियर है? Thylakoid is the unit of granum, and what is granum? Stack of thylakoids। Stack of thylakoids form a structure known as granum। अब क्लियर है? यस मैम। अब कोई डाउट यस मैम। किसी को? और कोई डाउट? नहीं नो मैम। मैम। ल्यूमेन का मतलब? ल्यूमेन मतलब अंदर का जो स्पेस है, दैट इज ल्यूमेन। समझ गए? एक्सक्यूज मी मैम। अंदर का जो, हाँ बोलिए। मैम मतलब ल्यूमेन पर्टिकुलरली क्लोरोप्लास्ट के लिए नहीं है, कहीं भी जहाँ सेल में ऐसा कुछ होता है होलो सेल हाँ उसे कह बिल्कुल सकते बिल्कुल, ल्यूमेन इसके लिए ना कॉपीराइटेड नहीं है, बहुत जगह बायो में आएगा। बिल्कुल, मैं यही बोलना चाह रही हूँ। बीच में जहाँ पे ऐसे स्पेस होगा ना कोई, मतलब उस स्ट्रक्चर में ना सैक लाइक होना चाहिए, मतलब वो पैक होना चाहिए। उसके अंदर का जो स्पेस आएगा ना वो कई जगह, ऐसा नहीं हो कि आप सुन के सोचिए ल्यूमेन तो हमने क्लोरोप्लास्ट में पढ़ा था, यहाँ क्यों लिख दिया फिर। तो मैंने आपको बताया कि ये जो जैसे कैसे मेम्ब्रेन आप देखिए पूरी बायो में, अब यहाँ भी मेम्ब्रेन है, सेल का जो कवरिंग है वो भी मेम्ब्रेन है। जब आप स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़िएगा वहां भी मेम्ब्रेन है, हर जगह मेम्ब्रेन आएगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से ल्यूमेन भी आपको बायो में बहुत जगह पे सुनने को मिलेगा। ठीक है, अब इतना समझाने के बाद आप मुझे बता दीजिए कि सब में एक एक लाइन लिखना है, लिख दूं मैं एक एक लाइन? मैम डन। बाकी बच्चे? मैम रहने दीजिए। चलिए लिख लेंगे ना, बहुत छोटा छोटा सा है। अगर डाउट आए यस मैम। तो मैं हाँ, अगर आपको डाउट आए मैं उसका भी सॉल्यूशन बता रही हूँ आपको। ठीक है, सेल चैप्टर आपको निकालना है, चैप्टर 8 सेल चैप्टर। और मैंने आपको जितनी बातें बोली है उसमें क्लोरोप्लास्ट को टर्न कीजिए, बहुत छोटा सा। मैंने जितना बोला है ना, मैं ये भी बोल रही हूँ, मैंने जितना बोला है ना बस उतना ही लिखा हुआ, उससे ज्यादा उसमें है ही नहीं लिखा हुआ। एक दो लाइन मैंने एक्स्ट्रा जरूर बोल दिया होगा बट उतना ही क्रिस्टल क्लियर है उसमें, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, वहां से आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बट प्लांट डन। फिजियोलॉजी के हिसाब से, हाँ बोलिए। डन हो कुछ गया। बोलने किसी को?
किसी स्टूडेंट को कुछ बोलना है? नो मैम। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ये इसमें बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर है, और ये तो खैर आपके बुक का है ही, इसमें तो बहुत सारे लेवल्स हैं, बढ़िया है, सब आप खुद से भी लिख सकते हैं, कुछ अलग नहीं है। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, सैक लाइक स्ट्रक्चर इज थैलाकोइड, टाइप ऑफ थैलाकोइड इज ग्राना, aggregates of granum is grana, the structure which is responsible for joining of these granum are स्ट्रोमल स्ट्रोमा लैमेला, और एक से ज्यादा अगर आप बोलना चाहते हैं तो स्ट्रोमा लैमेली हो जाएगा। जैसे यहाँ पे स्ट्रोमा लैमेला है, यहाँ पे क्या है इस डायग्राम में स्ट्रोमा लैमेला लिखा हुआ, तो लैमेला बोलने का मतलब हुआ इसको बस किसी को बोलने का मन कर रहा है तो इसने स्ट्रोमा लैमेला लिखा है यहाँ पे। अगर आप एक साथ चाहते हैं कि हम इसके साथ इसको भी कनेक्ट करके शो करें, तब आपको यहाँ पे स्ट्रोमा लैमेली लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा आपको? लैमेली लिखना पड़ेगा यहाँ पे, समझ गए? तो स्ट्रोमा लैमेली हो जाएगा। फिर ग्राना है, राइबोसोम्स तो सबसे छोटे ऑर्गेनेल हैं सेल के, तो आप छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बना के कहीं भी राइबोसोम्स लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो उसका फ्लूइड है दैट इज स्ट्रोमा। तो आपको तब तक समझ नहीं आती बातें जब तक आपको ये सारे स्ट्रक्चर समझ में नहीं आते। रीजन क्या है इसका? तो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट की हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब कुछ स्टेटमेंट्स अगर मैं आपको बोलूंगी तो आपको मेरी बातें समझ आएंगी। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, क्या बोलने का मतलब है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है, जो कौन सा है? मेम्ब्रेनस, मतलब मेम्ब्रेन वाला जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है? मेम्ब्रेन वाला पार्ट है। मेम्ब्रेनस सिस्टम जो है, जो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? ग्रेना को बनाने का काम कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है ये? ग्रेना बोलने का क्या मतलब हुआ कि हम एक साथ सारे ग्रेनम को इंक्लूड कर रहे हैं। ये बात मैं बोल रही हूँ आपको यहाँ पे, ठीक यस है? मैम। ग्रेना हो गया। आप लैमेला, मतलब ये भी भाई ऊपर और नीचे इसकी भी तो मेम्ब्रेन है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? ग्रेना हो गया, स्ट्रोमा लैमेली हो गया, और इसके अंदर जो ये फ्लूइड भरा हुआ है ये मैट्रिक्स हो गया। तो क्या बोलने का मतलब है कि जब हमने यहाँ पे अलग अलग डिफरेंशिएशन किया है, तो इनके काम का भी बंटवारा होगा यहाँ पे, कौन क्या काम करेगा। जैसे आपके फैमिली मेंबर में जितने लोग होंगे सबका कुछ ना कुछ काम होगा। जैसे होता है ना, कई बार तो मान लीजिए छोटे बच्चे ही होते हैं, तो अगर उनका काम है रोज दरवाजे पर से वो अगर आपको न्यूज़पेपर उठा के वहां से दे रहा है, तो अगर एक दिन वो काम नहीं करेगा तो आपको लगेगा अरे यार वो था तो ये काम करके दे रहा था। बोलने का ये मतलब है कि जो बिल्कुल छोटे से छोटा पर्सन हो या किसी का भी, आपकी मदर है, अब उनके सर पे पूरे घर की जिम्मेदारी होगी, आप बोलेंगे धत क्या करती है। अब एक दिन ना काम करे तब आपको पता चल जाएगा वो क्या करती है, समझ रहे हैं आप? अब आपके फादर हैं, उनका काम अलग होगा, मदर का काम अलग होगा, आपका काम अलग होगा, आपकी सिस्टर होंगी वो भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करती हुई उसका काम अलग होगा। अब जो यहाँ पे गर्ल्स है उनका अगर ब्रदर होगा उसका, मतलब ये है यहाँ पे अगर इतने मेंबर्स अवेलेबल हैं तो ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं अपने वर्क को डिवाइड करके बैठे हुए हैं। इन्होंने बोला है यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर खुद ने किया है इन्होंने, और बोला है इन्होंने कि भाई मुझे क्या काम करना है, तुमको क्या काम करना है, तुमको क्या काम करना है, ठीक है? तो सवाल ये उठता है कि मेम्ब्रेनस पार्ट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, क्या बोलने का मतलब हो गया? मेम्ब्रेनस पार्ट बोलने का मतलब हो गया कि ये क्या है? जो लैमेला है, ये क्या है? जो लैमेला है, और ये जो क्या है यहाँ पे आपका ग्रेना है। ये जो क्या है? ग्रेना है। जितना बोल रही हूँ बस आपको समझ आना चाहिए उतना, क्योंकि अभी भी आपने डायग्राम अच्छा समझा है तो आपको मेरी बातें भी समझ आ रही है। तो इसका जो मेम्ब्रेनस पार्ट है ना, तो ऑल द मेम्ब्रेनस पार्ट मैम ऑफ दिस, मतलब लैमेला सभी ग्रेना को कनेक्ट करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लैमेला जो है ग्रेना को कनेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है? तो इसका जितना मेम्ब्रेनस पार्ट है, ये सब हमने जो मेम्ब्रेन 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 जोड़ के जो बना रखा है, ऑल द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। मतलब लाइट एनर्जी जो यहाँ पे है उसको ट्रैप करने का काम कौन करेगा? यहाँ पे मेम्ब्रेनस पार्ट करेगा। और मेम्ब्रेनस पार्ट जब करेगा तो अभी अभी मैंने एक ये डायग्राम लगा के रखा होता है, यहाँ देखिए, ये थैलाकोइड है। क्या है ये? थैलाकोइड है।
एक थैलाकोइड है ये, मतलब ये जो एक है ना यहाँ पे 1, ये 1 आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये इतनी बात क्लियर है। तो आपको यहाँ पे कुछ और हो ना हो, लेकिन बार बार देखने के बाद इतनी बात आपको जरूर याद आ जाएगी कि अच्छा हमने देखा था कि जो थैलाकोइड है वो कुछ ऐसा कर रहा था कि वहां पे एटीपी सिंथेसिस हो रहा था। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को ऐसा बना दें कि ऑल द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी एंड सिंथेसिस ऑफ दिस एटीपी, तो कोई कुछ गलती इसमें? नो मैम। समझ आई मेरी बात? तो मैंने वही बात आपको यहाँ पे समझाई कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी भी करेगा और एंड सिंथेसिस ऑफ NADPH, सिंथेसिस ऑफ NADPH। रटने की बजाय क्रिस्टल क्लियर खुली आंखों से देखिए, हमेशा के लिए आपको समझ आ जाएगा। आपको मैं ये नहीं बोल रही पूरा प्रोसेस अभी समझना है, नहीं, मैंने एक लाइन बोली जो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको समझ आया, मैं वापस हिंदी में भी बोल देती हूँ। मैंने आपको ये बोला कि इस क्लोरोप्लास्ट के जितने भी मेम्ब्रेनस पार्ट है, अब ये थैलाकोइड है तो इसकी तरफ भी मेम्ब्रेन है। सेल चैप्टर जब आप पढ़िएगा तो उसमें साफ साफ आपको एक बात बताई जाती है कि जो मेम्ब्रेन है, जैसे सेल मेम्ब्रेन, हमने बोल दिया मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन जो है उसके बहुत सारे रूप होते हैं, मतलब उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। अगर वो एक थैले की तरह स्ट्रक्चर बना ले तो हम उसको वेसिकल बोलते हैं। अगर वहां पे वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना ले जैसे यहाँ पे, तो हम उसको लैमेला बोलते हैं। इंट्रोडक्शन में पढ़ाया गया है ये आपको, ठीक है? तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ये मेम्ब्रेनस ही पार्ट है, बट लैमेला यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रेना को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, बस, ठीक है? तो हम स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा मेम्ब्रेनस पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, ये सारा का सारा मेम्ब्रेनस पार्ट जो है ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी भी करेगा और एटीपी और NADPH को सिंथेसाइज भी करेगा। मैं इसका फुल फॉर्म लिख दूंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस मेरा स्टेटमेंट समझना है कि जितना मेम्ब्रेनस पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा और सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के बाद वो वहां पे सिंथेसाइज करेगा NADPH और ATP। अब क्या बना नीट का क्वेश्चन, अब इसके क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रांसफॉर्म करके देख लेते हैं, क्वेश्चन भी सीख लीजिए यहाँ पे, ठीक है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शंस 4 बना दिए जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, क्योंकि लाइट और डार्क रिएक्शन में हम यहाँ पे इसको आगे जाके डिवाइड करने वाले हैं। तो अभी अभी जो आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैंने क्या बोला स्टेटमेंट बोलने की शुरुआत में, मैंने क्या बोला, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी या ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी, नोटिस किया आपने क्या बोला मैंने? Yes. yes sir. ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी और ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी। तो अंधेरे में तो हम नहीं बोलेंगे ना ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी, है ना? अंधेरे में तो बोलेंगे नहीं, अंधेरे में बोलिएगा वही रात के टाइम में ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी, सामने वाला बंदा बोलेगा पागल ही है ये बिल्कुल। तो ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी बोलने का साफ सीधा सा मतलब है कि ये कब हो रहा है, ये डे के टाइम में हो रहा है। तो आपसे नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन आपको देखने में बहुत हॉरिबल सा लग रहा है, क्या पूछ लिया हमारे से, इतना टफ क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे। टफ वक्त कुछ नहीं है, जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो रहा था तभी चैप्टर में टीचर आपको क्या बता रहे हैं कि NADPH एंड ATP, these are the two important products which are formed during the light reaction of the photosynthesis, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है? मैंने तो 50 बार तब से रिपीट कर दिया, अब मैं लिख देती हूँ 1-2 लाइन, है ना? आप बोलेंगे तब से तो मैडम बोली जा रही है, कुछ है ही नहीं लिखने के लिए हमारे पास, तो चलिए लिख भी लीजिए, ये रहने ही देती हूँ, डायग्राम बेचारा बहुत काम आ रहा है, 1-2 लाइन तो क्लियर कर दिया इसमें, है ना? एटलीस्ट प्रोडक्ट्स तो बता ही दिए इसमें आपको। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। और ये रहेगा तो आपको पता ही रहेगा कि हमने थैलाकोइड का स्ट्रक्चर जो ये समझा है कि एज अ यूनिट क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, है ना? चलिए तो आगे हम लोग कुछ ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत लेक्चर सुन लिया आपने। चलिए अब यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, देयर इज a clear division
डिवीजन ऑफ लेबर एंड वर्क, यहाँ पे इनके काम का क्या होगा, बंटवारा होगा विद इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप तब से सुन रहे हैं, द मेम्ब्रेनस पार्ट, द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द chloroplast, the membranous part of the chloroplast That means responsible for tracking of sunlight and synthesis of ATP. think very good, are responsible for trapping of सोलर एनर्जी। लेकिन यहाँ पे पता है कई बार क्वेश्चन बच्चे ये पूछते हैं कि मैम सोलर एनर्जी तो ठीक है, यहाँ पे ऐसे डिफरेंशिएट करके अलग से लाइट एनर्जी लिखने की क्या जरूरत है। हम लोग यहाँ पे इसको कहते हैं ना लाइट रिएक्शन, उस सेंस में भी लिखते वक्त क्या किया जाता है, लाइट एनर्जी बोला जाता है कई बार, तो कोई दिक्कत नहीं है, सोर्स तो अल्टीमेट एक ही आसानी है। ट्रैपिंग ऑफ सोलर वो तो एनर्जी, लाइट लाइट, ही एब्जॉर्ब हाँ कर रहा है इससे। हाँ, एंड also responsible for synthesis of अब देखिए एटीपी तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, एटीपी। Adenosine triphosphate. हाँ, आपको याद होगा बायोमोलिक्यूल्स में मैंने नाइट्रोजनस बेसेस सिखाए थे आप, एडेनिन था ना उसमें, एडेनिन। Yes, sir. यस तो एडेनिन में पहले ऐड करेंगे शुगर, तो हो गया एडिनोसिन, याद आया। ट्राइफॉस्फेट। हाँ, और 3 फॉस्फेट जोड़ देंगे तो हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं NADPH। आपको रटना नहीं है, यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है NADPH, क्या लिखा हुआ है, NADPH। तो ये जो NADPH है इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, इसका फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं, ट्राइफॉस्फेट एंड NADPH। निकोटिनामाइड। हाँ, निकोटिनामाइड, और एडेनिन, ए के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, एडेनिन, डी के लिए डाइफॉस्फेट। डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, यस मैम, और डाइन्यूक्लियोटाइड। हाइड्रोजन भी ऐड हो जाता है इसमें, तो ऐसे कर लीजिए इसको, निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, अब कैपिटल में तो इसको भी वही कर देते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और हाइड्रोजन इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि बार बार जब भी मैं आपको ये प्रोसेस बताऊंगी तो एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ वहां पे, देखिए इससे आपको समझ भी आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये देखिए, इसकी बात नहीं कर रही मैं, जब आपको PS1 पढ़ाऊंगी वहां पे बार बार रिपीट करके मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि ये जो NADP है इसमें जब आप हाइड्रोजन को ऐड कीजिएगा तो NADPH बनेगा, तो इसको दूसरी भाषा में दूसरे स्टेटमेंट में क्या लिखा जाता है, NADP इज रिड्यूस्ड इनटू NADPH। कोई दिक्कत, हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो रिड्यूस होगा ही होगा, इसमें कौन सी नई बात है। जब आप हाइड्रोजन किसी भी चीज के साथ ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है।
यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को मैम समझने इसमें में? तो दिख भी रहा है कि मैम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है इसलिए ग्रेडियंट बिल्कुल में। बिल्कुल, हाँ पूरा जो है ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ही हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ऐसे ही स्मूथली चलेगा। जो कई बार ऐसा होता है ना बच्चों का, मतलब एक डर होता है भीतर से, प्लांट फिजियोलॉजी हमें समझ, इवन जो बच्चे ना टारगेट में तैयारी कर रहे होंगे आपके घर के आसपास मिल ही जाएंगे आपको, टारगेट के बच्चे जो 12th पास आउट है वो अपने आप को यही बोलते हैं हम टारगेट के स्टूडेंट हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप उनसे पूछ के भी देख सकते हैं, या अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछिए बोलेगा ओवर स्मार्ट बन रहा है ये, है ना, होता है ना, आप किसी से क्वेश्चन पूछ लीजिए बैठे बैठे, आप सिर्फ इतना पूछिएगा कि ऐसे चैप्टर का नाम बताइए जिससे डर लगता है, जो आपके सीनियर हो, 2 ही स्टेटमेंट आएगा, एक प्लांट फिजियोलॉजी 11th क्लास का और 12th क्लास का जेनेटिक्स, तीसरी किसी चीज से डर नहीं लगती बच्चों को, ठीक है। कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस लिख दूं मैं? यस मैम। चलिए यस आज मैम। तो बन रहे हैं बहुत सारे असाइनमेंट क्वेश्चन, आज तो मैंने जितना पढ़ाया है मैंने याद करा दिया आपको, है ना। चेक कर लेती हूँ एक बार कितना आपने याद किया है। चलिए आंसर देते चलेंगे साथ के साथ। पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मेंशन द यूनिट ऑफ ग्रानम, क्या बोलेंगे? थाइलाकोइड। वेरी गुड, ठीक है। देन गिव, इसका उल्टा कर रही हूँ क्वेश्चन, गिव द टर्म फॉर एग्रीगेट्स ऑफ, ग्रेनम। ग्राना। ठीक है, और स्टैक ऑफ लैटेक्स, है ना, यस मैम। यस मैम। समझ गए क्वेश्चन? चलिए अब तो ठीक है ना, अब तो नहीं कोई क्वेरी किसी की, अब तो लग रहा है कि आप लोग कॉन्फिडेंस से आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, मेंशन द पोजीशनिंग ऑफ मेसोफिल सेल्स, क्या लिखेंगे? मैम बिटवीन अपर एपिडर्मिस एंड अपर लोअर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, वेरी गुड। मतलब अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जितने सेल प्रेजेंट हैं वो क्या है? मेसोफिल सेल है। तो अब इसका एक उल्टा क्वेश्चन भी लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए, व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट? मैम इन द मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स। हाँ तो पहले वो दिया मैंने, फिर ये दे दिया। नेक्स्ट, अभी अभी जो नीट वाला मैंने क्वेश्चन बोला उसके लिए मैं लिख देती हूँ आपको, मेंशन द प्रोडक्ट्स ऑफ, हालांकि ये देना था मुझे अगली क्लास के बाद, बट ठीक है आप सीख चुके हैं तो करने में कुछ नहीं आता। मेंशन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैम एटीपी एंड NADPH+। ठीक है, ATP and NADPH। नेक्स्ट, NADPH। which structure of, which structure of chloroplast is responsible for joining of granum? मैम ल्यूमेन। ठीक है, स्ट्रोमल वेरी लैमिन। गुड, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, मैम अगर सिर्फ लैमेला लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम है? लैमेला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इससे एक और क्वेश्चन याद आया मुझे, जो एक बच्चे ने पूछा, देखिए क्योंकि पूछा जाता है, मेंशन द फ्लूइड फिल्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
आपको नीट में क्या किया जाएगा, लिख स्ट्रोमा। दिया जाएगा मैट्रिक्स, स्ट्रोमा। साइटोप्लाज्म, स्ट्रोमा, तो क्या लिखेंगे? स्ट्रोमा होगा। हाँ, तो अभी जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा ना कि मैम सिर्फ लैमेला लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेला? क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर ही ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो हम बोल देते हैं स्ट्रोमा लैमेला, तो ज्यादा एग्जैक्ट और ज्यादा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इस चैप्टर का भी आप समझ सकते हैं, सेल चैप्टर का भी समझ सकते हैं, है ना। चलिए, मेंशन टू सेमी ऑटोनोमस क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, ऑफ द सेल। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हुए थे, दो दो करके ऑप्शन दिया हुआ था। 2016 में जाके ढूंढिएगा, ये नीट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, मेंशन टू सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। अब मैंने प्लांट एनिमल तो लिखा ही नहीं, ऐसे ही पूछा है, तो दोनों आ जाएगा इसमें, है ना। अगर एनिमल में बोलूं तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा, है ना, रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ, क्योंकि आपने लिखा नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, रिप्रेजेंट एंड एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, करना कैसे, फॉर्मेट क्या है करने का, तो एक वर्ड आपको लिखना है, उसके बाद में एक ही लाइन लिखनी है। जैसे आपने थैलाकॉइड लिखा तो वन लाइन ही लिखिए, थैलाकॉइड इज द यूनिट ऑफ ग्रैनम। ठीक है, बस एक लाइन लिखिए, उससे ज्यादा नहीं लिखना आपको। तो अगर आपके पास 6 लेबल है तो 6 के सामने 6 लाइन लिखिए, 8 लिख रहे हैं तो 8 के सामने 8 लाइन लिखिए, इतना ही लिखिए, उससे ज्यादा नहीं लिखिए। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। How is it proved that O2 comes from H2O and not from CO2? लिख लेंगे, यस मैम। यस है ना। मैम। शुरू वाला था, छूट गया था, मैं देना भूल गई थी, मैंने बोला लिख ही देती हूँ, तो पूरी क्लास इसमें कवर हो जाएगी, है ना। इसको लिख लेंगे आप लोग। बैक्टीरिया का हमने यूज किया था, इस्तेमाल किया था, उसको हमने क्या किया, बोला लो H2O माइनस कर देते हैं, इसकी जगह पे H2S दे देते हैं, तो पता चला सल्फर रिलीज हुआ, तो प्रूफ हो गया कि अच्छा जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ रहा है, वाटर से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रहा है। बहुत मार्वेलस क्वेश्चन है सबके सब, किसी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बार देखिए ध्यान से, तो आपको मेरी बातें समझ आएंगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस रहे। अब देखिए, इसको करने के बाद पहले क्वेश्चन लिखा हुआ हो गया सबका, थोड़ा सा आगे बताऊं मैं। यस मैम। मैम क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर थोड़ा डिस्कस कर देंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10 का ये देखिए, हाँ मैम, ये लिख ली, मतलब ये कॉन्सेप्ट देखिए। मुझे आता है लेकिन किस तरह से लिखना पड़ेगा ये थोड़ा सा अगर कोई बता बात देते नहीं, ये देखिए ना, ये अगर मैं आपको बोलूं एग्जैक्ट, तो आपको यही लिख लेना है। मतलब ग्रीन प्लांट्स और एल्गी से लेकर लास्ट तक, लास्ट लाइन तक इंक्लूडिंग द इक्वेशन।
तो क्वेश्चन नंबर 10 जो आपने पूछा, एज इट इज, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, क्वेश्चन मैंने पूछा है कि ये कैसे प्रूफ हुआ, हाउ इज इट प्रूफ दैट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम CO2। ठीक है, तो आप एज इट इज आपको लिखना है, फर्स्ट वाली लाइन को छोड़ दीजिएगा, इतना तो आपको पता ही है। तो बस मैंने यहाँ पे ऐड किया है, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यूज फॉर एक्सपेरिमेंट बिकॉज these बैक्टीरिया, बिकॉज इसका यहाँ चला गया, अच्छा कोई बात नहीं। These bacteria are chemosynthetic। ठीक है, क्योंकि ये कीमोसिंथेटिक है तो इसमें आसानी से एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। और बाकी तो सेम है, इफ H2S is used instead of H2O then sulfur is released instead of what? Oxygen। Hence prove that oxygen comes from water and not from carbon dioxide। अब ठीक है, अब क्लियर है ना? इसी हाँ को मैम, और इसको धन्यवाद। हाँ, बस यही है आपको, मतलब वो 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको कितना लिखना है पता तो चली गया आपको, है ना? और ये सारे मैम जो थोड़ा सा वो मैंने वाला पेज दिखाएंगे, वो लाइन लिख ले क्वेश्चन का, अच्छा ये हाँ लीजिए। लास्ट वाला लाइन। हाँ हाँ मैम हो गया। अब सवाल ये उठता है और क्वेश्चन सबसे बड़ा ये अराइज होता है कि जब मैं आपको ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझा रही हूँ, ठीक है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, और मैंने ही अभी अभी आपको स्टेटमेंट भी बताया, मैंने ये भी आपको सिखाया है, उतनी देर से मैं यही याद करा रही हूँ कि यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन है और मेम्ब्रेनस पार्ट से आप इस ड्यूरेशन में क्या करा रहे हैं, आप ATP और NADPH को सिंथेसाइज करा रहे हैं। ठीक है, फिर सवाल ये उठता है कि अगर आप स्ट्रोमा को देखेंगे, स्ट्रोमा मतलब फ्लूइड, स्ट्रोमा मतलब मेम्ब्रेनस पार्ट, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका मेम्ब्रेनस पार्ट जो है उसको माइनस कर दीजिए, तो मेम्ब्रेनस पार्ट को माइनस कीजिएगा तो आपके पास तो स्ट्रोमा ही बचेगा ना, यस और नो? यस मैम। यस मैम। ये जो स्ट्रोमा है बस यही बचेगा ना, और कुछ तो बचेगा नहीं आपके पास। तो ये जो स्ट्रोमल पार्ट है, फिर ये बैठा बैठा मुंह तो देखेगा नहीं, ये भी कुछ करेगा। तो स्ट्रोमा जो है इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी ये आपको इम्पोर्टेंट बात तो बताई नहीं, मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं ना कि जो शुगर है, जो फोटोसिंथेसिस का आप रिएक्शन लिख रहे हैं, तो उस रिएक्शन को लिखते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आप यही लिख रहे हैं ना कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका फूड सिंथेसाइज हो रहा है। तो ये तो हमने मेंशन ही नहीं किया कि इसका जो फूड सिंथेसाइज हो रहा है, ये जो शुगर बना रहा है, वो कहाँ बनेगा, वो किस पार्ट में, किस पोर्शन में बनेगा। ठीक है, तो हम लोग एक लाइन बस उसके लिए ऐड करेंगे, जिससे ये होगा कि आपके दिमाग की ये क्वेरी खत्म हो जाएगी। फिर हमने स्टोमा की पढ़ाई क्यों करी, ये क्यों बचा हुआ रहेगा खाली, ये बैठा रहेगा क्या? तो उसके लिए बस हम लोग एक लाइन यहाँ पे मेंशन करेंगे इसीलिए। स्टोमा मैंने अलग से इसलिए कर दिया है क्योंकि इसका काम हम अलग लिखने जा रहे हैं, इसलिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे। स्टोमा अब समझ रहे हैं ना, स्टोमा क्या होता है? इन स्टोमा एंजाइमेटिक reactions synthesize शुगर, किसको बोला जा रहा है यहाँ पे? ग्लूकोज को, है ना, शुगर। अब इस शुगर को आप जोड़िएगा तो क्या बनेगा? शुगर मतलब ग्लूकोज को अगर आप पॉलीमर बनाइएगा तो क्या बनेगा?
स्टार्च बनेगा, which in forms स्टार्च। ठीक है, जो कि क्या करेगा, स्टार्च बनाने का काम करेगा। इसके आगे की एक्सप्लेनेशन जो है उसको हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, क्योंकि दूसरा ही टॉपिक स्टार्ट होगा। हम लोग एक थोरोली क्या करेंगे, मैं ये भी बता देती हूँ आपको। सबसे पहले जो हम लोग शुरू करेंगे उसमें हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, क्योंकि मैंने आपको अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मैंने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको समझाया ही नहीं होता और मैं ये सब लिख देती तो क्या लगता है आपको, तब आपको कैसा लगता है ये टॉपिक, बताइए। मैम समझ नहीं आता वो। नहीं आता, समझ रहे हैं ना। तो मैंने आपको बेसिक इतना दे दिया है कि आगे जब क्लोरोफिल मैम वो लाइट रिएक्शन पढ़ने के लिए वो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझना Yes. पड़ेगा। हाँ, सब कुछ के लिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्टोमा लिख दिया, तो स्टोमा लिख के मैं जबरदस्ती आपको पढ़ाया जा रही हूँ। अब एक आध बच्चा तो आप में से पूछता ना मैम स्टोमा क्या होता है, फिर मैं वापस जाती बताने के लिए। फिर मैंने लिखा मेम्ब्रेनस पार्ट, तो फिर आप बोलते कुछ बच्चे क्या समझ के बैठ जाते, अच्छा लगता है कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात करी जा रही है। नहीं, यस और नो, है ना। जब मेम्ब्रेनस पार्ट लिखा जाता तो बहुत ये सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया, तो अब क्या होगा कि आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी और बहुत आसानी से स्मूथली जैसे अभी तक चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक आपको ऐसा फील हुआ होगा कि बहुत हार्ड या वैसा टफ कोई चैप्टर है। ऐसे ही चलेगा, लेंथी चैप्टर है और लेंथी होने के साथ साथ दूसरी चीज ये भी है कि थोड़ी मतलब ऐसे ही जैसे आज आपने जिसको बोला नहीं जाता बारीकी से, बिल्कुल तो जैसी बारीकी से आज आपने सीखा है वैसे ही पूरा चैप्टर करना पड़ता है। तो मुझे ये पता है कि रिकॉर्डिंग होती ज़रूर है क्लास की, लेकिन क्लास रिकॉर्डिंग कोई बच्चा देखता नहीं है। तो आपसे मैं यही, क्योंकि हमें दिखता है कि कितने बच्चे उसमें देख रहे हैं, तो आपसे बस यही बोलूँगी कि उसको मिस नहीं करेंगे। मुझे क्लास रिकॉर्डिंग देखने का हो सकता है कुछ और एक्स्ट्रा आपके पास वर्क, होमवर्क, एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाता हो कि आपको टाइम नहीं मिलता हो। देखते नहीं हैं आप, इतना तो मुझे पता है, देखता कोई भी बच्चा नहीं, एक आध बच्चा गलती से देख ले वही बहुत है। तो आप क्लास मिस नहीं करेंगे ताकि आपकी कोई क्वेरी ना हो, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट आज की क्लास से? No मैम। चलिए लीव करूँ मैं। Thank you मैम। Thank you, ma'am. वेलकम, Bye, ma'am. Good night, ma'am. बाय, गुड मैम। नाइट। थैंक यू मैम, बाय मैम, गुड नाइट मैम।